All right. So in the yesterday's class, we studied about normal distribution and student t distribution. अब क्या होता है ना कि जब प्रॉब्लम उठाते हैं, फॉर्मूला देखते हैं, अप्लाई करने की बात करते हैं, ठीक, अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। डेटा साइंस में ये कोर जो है अभी आप पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग द कोर टर्म्स इन केस ऑफ डेटा साइंस। यू आर टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन, यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी। ओके, so we took a normal distribution. Why normal distribution? Because it is having a good properties that will be easier for us to understand. Sir, mean median mode बराबर सिमेट्री। तो ऐसा डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन हो जिसमें सिमेट्री मिल जाए, मीन मीडियन मोड बराबर मिल जाए, तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन लेने में हमें प्रॉब्लम क्या है? हम ये चाहेंगे कि वट एवर बी द न्यूमेरिकल डेटा प्रेजेंट विद अस, एंड इफ इट इज कंटिन्यूस इन नेचर, सो वी वांट देम इट टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये चाहते हैं। लेकिन क्या रियलिटी में ऐसा होता नहीं है? ओके, व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, दैट इज नॉट देयर। सो डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी स्क्यूड इन नेचर। ओके, तो फिर मैंने आपसे कहा कि यदि कोई डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड है तो उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ। यू कैन अप्लाई लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, यू कैन अप्लाई द स्क्वायर रूट ऑफ इट, है ना। उस पूरे फीचर को लॉग के अंदर दे दो, रूट के अंदर दे दो, उसको ट्रांसफॉर्म करो और कोशिश करो कि वो नॉर्मल की तरह दिखे। दिखे ज़रूरी नहीं है, ऐसा थोड़ी ना हो गया कि किसी वैल्यू का लॉग निकाल दिया आपने तो वो नॉर्मल की तरह दिखने लगे, ऐसा है नहीं। लेकिन हाँ, फिर भी जो उसका ओरिजिनल था, स्क्यूनेस थी, वो हम जो है कम कर देंगे। अच्छा, स्क्यूनेस भी आती क्यों है? बिकॉज ऑफ द आउटलायर्स एंड द एक्सट्रीम वैल्यूज प्रेजेंट इन द डेटा। ठीक है, ऐसा होता है। तो यदि एक्सट्रीम वैल्यूज होंगी तो या तो लेफ्ट में खिंच जाएगा वो, या तो राइट में खिंच जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज टेकन एज अ रेफरेंस। विद रिगार्ड्स टू दैट, अदर डिस्ट्रीब्यूशंस विल बी एनालाइज्ड। सर लेकिन इसमें एक डिमेरिट ये है ना कि जैसे इससे तो डेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वही चेंज हो जाएगा ना। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन था वो मैंने चेंज कर दिया। तो भाई क्या है अभिषेक, चेंज करने से, क्योंकि जो वो था एक्चुअल में, हम्म। उसकी स्टडी और एनालिसिस मेरे को कॉम्प्लिकेटेड पड़ रही थी। ठीक है। लेकिन सर पहले मान लीजिए कि डेटा कुछ और था और बाद में उसको डेटा को हम खुद से हाँ, अगर करा, चेंज किया और चेंज करा, उसके बाद जब ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन लगाया और मैंने। उसमें फिर हम ट्रेन करेंगे तो डेटा मतलब जो जिस डेटा पे हम लोग ट्रेन करें वही हाँ डेटा ही चेंज हो गया तो हाँ गलत हाँ, आउटपुट नहीं आएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं अभिषेक। जब कभी भी नेक्स्ट टाइम आप मॉडल को इनपुट दोगे तो उसका लॉक करके ही दोगे। यू विल नॉट डू। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि जब ट्रेनिंग के समय लॉक करके हाँ दे रहे हैं तो टेस्टिंग के समय भी लॉक करके देंगे हाँ इसलिए हाँ कोई हाँ फर्क नहीं हाँ, करके पड़ेगा। देना पड़ेगा आपको, लॉक करके ही देना पड़ेगा, तो जाके आपको प्रेडिक्शन मिलेगा। तो भाई क्या होता है अभिषेक, कई ओके। रीजंस हैं आपके नॉर्मलाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए। कई रीजंस हैं, ठीक है। और किसी भी एल्गोरिदम में जब आप डेटा पुटअप करते हो ना, तो उसके अजम्पशंस होते हैं। ठीक है, तो जैसे लीनियर रिग्रेशन, द एल्गोरिदम विच यू आर यूजिंग यदि कर रहे हो, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि न्यूमेरिकल फीचर में यदि कंटिन्यूस हो, यदि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो वो नॉर्मल हो, जो उसकी एक्सपेक्टेशन है। एक होता है एक्सपेक्टेशन और एक होती है रियलिटी, है ना अभिषेक? ठीक है, सही कह रहे हैं, है ना। तो यस सर यस। तो एक्सपेक्टेशन उसकी नॉर्मल की है। जरूरी नहीं है कि आपको वो नॉर्मल मिले, लॉग लगाने के बावजूद भी वो नॉर्मल आ जाए, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, बट द अच्छा। पॉइंट इज कि मैं अपने मॉडल की जो स्कोर है वो बेटर कर जाऊंगा प्रीवियस के मुकाबले, ये ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, मतलब पहले क्या होता, यदि उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड होता तो मेरा मॉडल बायस काम करता। आप चाहते हैं क्या मेरा मॉडल बायस काम करे? वो लेफ्ट में और राइट में स्क्यूड होगा तो ऑब्वियसली वो जो है बायसिंग होगी मॉडल के अंदर। तो भाई मैं उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ, मैं उसको एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन में लेना चाहता हूँ जहाँ पर वो बायस काम ना करे। क्योंकि हम और आगे जो है आगे पढ़ेंगे भी, और पहले भी बता चुका हूँ, बायस और वेरियंस में ट्रेड ऑफ होता है। ठीक है, बायस बढ़ा तो वेरियंस मुझे घटाना पड़ेगा, और वेरियंस बढ़ेगा तो बायस को कम होगा वो। ठीक है, दोनों में ट्रेड ऑफ होता है। मेरे मॉडल की कई प्रॉब्लम है, ओवरफिटिंग, ठीक है, जिसमें से एक बड़ी प्रॉब्लम यही है, ओवरफिटिंग वाली। ठीक है, तो इन सबको मुझे ध्यान में रखना है और मुझे मॉडल अच्छा बनाना है। तो आपने कहा सर लॉग क्यों कर लोगे? आपने तो ओरिजिनल जो टर्म थी
यू डिड अ लॉग ट्रांसफॉर्मेशन ओवर इट, नाउ इट डजंट हैव द एक्चुअल वैल्यू, तो भाई ये तो मैं पहले भी करता आ रहा हूँ, मैं स्टैंडर्डाइज भी कर रहा हूँ डेटा को, आई एम डूइंग द स्केलिंग ऑफ द डेटा, उसको 0 से 1 में या -1 to 1 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैं पहले भी कर रहा हूँ। तो वो क्यों करा मैंने, डिमांड है भाई ये एल्गोरिदम की, क्योंकि डेटा क्या है, आप स्पेस में प्रोजेक्ट कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, डेटा अलग अलग डायमेंशन का है, मतलब अलग अलग यूनिट्स का है डेटा, कुछ का वेरिएंस ज़्यादा है, कुछ का वेरिएंस से कम है, तो जो हाई वेरिएंस वाला फीचर होगा वो लोअर को दबाएगा, वो बोलेगा नहीं तुमको, तो मैं आने नहीं दूंगा कैलकुलेशन में, काउंटिंग में, मॉडल डेवलपमेंट में, तो तुम रुक, तुम्हारा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन और ये सारी टेक्निक लगा के मैं सभी को चांस देता हूँ, ठीक है, एक तो मॉडल की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अजम्पशंस क्या है, उसको फॉलो अप करो, और बाकी दूसरा ये है कि एवरी फीचर विल बी गिवन अ चांस, तो उसको स्टैंडर्डाइज करो या नॉर्मलाइज करो, जो भी करना है आप करें, एंड फिर उसको, तो ये तो प्री प्रोसेसिंग का स्टेप है ना अभिषेक, वाई वी डू द प्री प्रोसेसिंग, क्लीनिंग होगी, फिल्टरिंग होगी, डिजायर्ड ये अजम्पशंस मैच होंगे, तब जाके मॉडल में लोगे, कभी डायरेक्टली तो देते नहीं, ठीक है, ऑलराइट, तो ये काम होगा। अच्छा, आपको लीनियर रिग्रेशन के टर्म्स में लॉग वॉग लगाना है ट्रांसफॉर्मेशन, बाकी दूसरी एल्गोरिदम ने नहीं बोला कि मेरे को तुम लॉग लगा के दो, ट्रांसफॉर्म करके दो, ये तो स्पेसिफिक है एल्गोरिदम के, ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना, जब लीनियर रिग्रेशन होगी तब जाके लॉग ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे, नहीं होगी तो नहीं लगाना, डिसेंट्री रिग्रेशन में कोई लॉग वॉग नहीं करना, उसमें कोई स्केलिंग भी नहीं करनी तुम्हें, वो उसकी डिमांड नहीं है, ये उसकी डिमांड सिर्फ इतनी है कि मॉडल ओवरफिटिंग होता है, डिसेंट्री का ड्रॉबैक है, मॉडल ओवरफिटेड होता है, तो अपन ने रैंडम फॉरेस्ट में उसको कंसिडर करा है, और डेटा पूरा ना देते हुए सबसेट में देते हैं, मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है, इन वन ऑफ द बैच आई एम राइट नाउ डीलिंग विद द बूस्टिंग एल्गोरिथम, अभी मेरा हो गया रैंडम फॉरेस्ट सारी बातें, तो वो मैं आपको भी बताऊंगा आगे कि क्या करना है। तो इसमें एक चीज जैसे आप बोल रहे थे कि जैसे जिसका हम्म, वेरिएंस हम्म, ज्यादा होगा उसका मतलब मॉडल के डिसीजन मेकिंग में उसका मतलब पार्टिसिपेंट्स ज्यादा होता है क्या? हाँ डिसीजन मेकिंग में, हाँ डिसीजन मेकिंग में इसीलिए ज्यादा होता है, यानी वो मॉडल को ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है जिसका वेरिएंस ज्यादा होता है, तो ठीक है, हम कहते हैं, इसीलिए हम उसको स्टैंडर्डाइज भी करते हैं कि सबको हाँ इक्वल हाँ, होना ना सबको सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए, ठीक है, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग, चाहिए। तो इसीलिए स्टैंडर्डाइजेशन हाँ करते इसीलिए कर रहे हैं अपन, तो ये भी एल्गोरिथम स्पेसिफिक है, वो लॉग ट्रांसफॉर्मेशन में लगाया। हैं। ठीक। उसके बाद कल हमने स्टूडेंट टीबी पढ़ा, तो क्या हुआ कि वी वर टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन एंड द सैंपल, इनकी बात कर रहे थे, बड़े हल्के फुल्के में मैं बता रहा हूँ, ऐसे कॉन्सेप्ट तो बड़े जो हैं वो फिर इन डिटेल में स्टैटिस्टिक्स तो अलग ही ब्रांच खुलती है, फिर भी जो रिक्वायर्ड है उसकी बात कर रहे हैं। सो यू नो वी आर हैविंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में पूरा डेटा, और पूरे डेटे के ऊपर एनालिसिस करना वो जो है इतना आसान तो नहीं है कि आप कंप्लीट डेटा पर एनालिसिस करें, ठीक, तो आपको यदि उसके ऊपर कुछ जनरल स्टेटमेंट देनी हो डेटा पे, तो आप सैंपल ले लो, यू स्टडी द सैंपल्स, है ना, अब आपको इन ओशन यदि किसी स्टडी करनी है, तो पूरा के पूरा ओशन तो लैब के अंदर लेकर नहीं आओगे, जाहिर सी यस। बात है, आप सैंपल ही उठाओगे ओशन में से, ठीक है, वो पूरा तो ला नहीं सकते, ठीक, तो ऑब्वियसली मैंने वही कहा, डेटा तो बहुत बड़ा है, तो आप सैंपल ही लो, उसके ऊपर स्टडी करो, और उसके ऊपर रिजल्ट की बात करो, तो क्या होता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो ओवरऑल डेटा के ऊपर अपन लेते हैं, वहाँ सैंपल और ये वाली बातें तो नहीं कहा उन्होंने, इतना नॉर्मल को जरा समझाया, स्टूडेंट ही डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो नॉर्मल की तरह ही होता है, लेकिन वो जो है स्मॉल सैंपल ऑफ द डेटा पर एप्लीकेबल है, दैट वी डू इन द स्टूडेंट ही डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें कुछ और भी टर्म है जो मैंने कल बताई, उसमें गामा फंक्शन है और डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक, तो गामा फंक्शन ये अपनी इंजीनियरिंग मैथ्स में द स्टूडेंट्स डू स्टडी गामा फंक्शन, आई थिंक M3 में पढ़ते हैं वो, ठीक है, गामा फंक्शन के बारे में, ठीक, तो जो स्टूडेंट ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो गामा और डिग्री ऑफ फ्रीडम से मिलकर बना होता है, ओके, ये थोड़ा सा लर्न करने में टफ है, ठीक है, नॉर्मल का तो फॉर्मूला याद हो जाता है, उसका थोड़ा सा ऐसा है, बाकी कोई बात नहीं। तो भाई क्या हुआ, डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने कल समझाया क्लास के अंदर कि इफ यू आर हैविंग अ सैंपल, यू आर हैविंग अ फीचर्स प्रेजेंट इन इट एंड दीज फीचर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तो जितने फीचर इंडिपेंडेंट होंगे उतनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, यानी उतना पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होगा। सो वी आर टेकिंग अ सैंपल ऑफ डेटा, स्मॉल सैंपल ऑफ डेटा, एंड वी आर कैलकुलेटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट,
ठीक है, वो सब निकाल रहे हैं। यदि ये सैंपल बढ़ता जाएगा, इफ द सैंपल इंक्रीजेस, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल की तरफ रीच करेगा, उसकी तरफ बढ़ेगा। और हमने कहा कि यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि जो स्टूडेंट की डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें टेल्स हैवी होती है, ये कहा था हमने, टेल आर हैवी। ओके, नॉर्मल में टेल लाइट होती है, स्टूडेंटी में टेल हैवी होती है। ओके, तो टेल आर हैवी इन केस ऑफ स्टूडेंटी। डिग्री ऑफ फ्रीडम यदि कम होगा तो टेल और हैवी होगी। ओके, ये कल की क्लास में पढ़ाया था। टेल आपने कल, मैंने कल की लेक्चर में है, वो डायग्राम वगैरह है, सारी चीजें हुई हैं। ठीक, तो ये चीज हम स्टूडेंट टी में देखते हैं। ओके, सेंट्रल लिमिट थ्योरम दिख रहा है आपको, इन दोनों के बाद यही आता है, CLT, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, सब आपस में जुड़े हैं कहीं ना कहीं। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कह रहा है? इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्क्रीन शेयर कर इंपॉर्टेंट रहे हैं क्या? कॉन्सेप्ट्स इन स्टैटिस्टिक्स। ओके, यस, यस अभिषेक सही। स्क्रीन नहीं दिख रहा। किन में? तीनों में, वो भी बता रहा हूँ। मैं सेंट्रल लिमिट भी आपको क्लियर कर दूं, ठीक है। सो सेंट्रल नहीं सर, लिमिट थ्योरम स्क्रीन आप शेयर कर रहे हैं? किस में? आर यू शेयरिंग योर स्क्रीन? हाँ, मैंने शेयर करा है ना स्क्रीन। आर यू एबल टू सी माई नहीं दिख। स्क्रीन? आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? सेंट्रल लिमिट थ्योरम नो सर। नहीं दिख रहा आपको? स्क्रीन नहीं दिख रहा? ओके ओके, अभी दिख रहा। ओके ओके, वेट वेट, लेट मी रीशेयर, बिकॉज आई डिड शेयर द स्क्रीन। नाउ चेक, इज माई स्क्रीन विजिबल और नॉट? यस यस, राइट नाउ इट इज। अभी हो गया? हम्म। ओके, सो सेंट्रल लिमिट थ्योरम, it is one of the most important concept of statistics, and it states the distribution of sample means of a random variable approaches to normal distribution as the sample size increase regardless of the shape of the original population। तो भाई इतनी तीन चार लाइन लिख दी इसने। ओके, अभी तीन चार लाइन जो लिखी है इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। ओके, नाउ आई एम शेयरिंग माई एंटायर स्क्रीन। यहां से देखिएगा कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहना चाह रही है। इन्होंने कहा कि यू आर हैविंग अ डेटा, ओके, कंप्लीट डेटा एंटायर, सो यू आर गोइंग टू से इट इज अ पॉपुलेशन। अब यहां से तुम सैंपल लेते हो, रैंडम सैंपल जो भी है आप पिकअप करते हो, ठीक है, दैट्स व्हाट यू आर डूइंग, रैंडम सैंपल यू आर टेकिंग। अब इन सैंपल के मीन, इस सैंपल का ये 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 मीन, मीन आई एम रिप्रेजेंटिंग बाय एक्स बार, क्योंकि पॉपुलेशन का मीन तो न्यू होता है और सैंपल का मीन एक्स बार होता है। ओके, तो ये कह रहा है सैंपल का मीन, ठीक, ये आपको निकालना है। ठीक, इतनी डेफिनेशन में बात समझ में आई। इट स्टेट्स दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन्स, ओके, तो सैंपल मीन का डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, सैंपल मीन का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आई एम हैविंग एक मीन, ये रहा मीन मीन मीन, ऑल दीज आर द सैंपल मीन्स, all these are the sample means। now make the distribution, this sample mean का distribution का plot बनाओ आप, draw the plot of it। तो बनाओगे वो कुछ भी आएगा, ऐसे ऐसे करके कुछ आएगा। तो यू आर मेकिंग अ प्लॉट ऑफ सैंपल मीन्स, ये बना रहे हो, ठीक है। तो उसने कहा जब ये प्लॉट बनाओगे सैंपल मीन्स का, तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह दिखेगा यदि सैंपल का साइज बढ़ेगा। ओके, दैट मीन्स इफ द सैंपल साइज इंक्रीज, अभी तो जैसे आपने छोटे छोटे सैंपल लिए हैं, ये देखिए स्मॉल स्मॉल सैंपल, तो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी आ सकता है, डिपेंड, जरूरी नहीं है कि वो ऐसे दिखे जैसा यहाँ पर दिख रहा है, इट्स नॉट मैंडेटरी। वो डिस्ट्रीब्यूशन ना वो कैसा भी दिख सकता है, लेकिन वो कह रहा है कि यदि सैंपल का साइज बड़ा हुआ, इफ द सैंपल साइज इंक्रीज, तो जो डायग्राम बनेगा, जो प्लॉट बनेगा, दैट विल बी मोर लाइकली टुवर्ड्स द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिर उसने वही आपका मैटर फंसा दिया। वो कह रहा है कि भाई मैं चाहता हूं नॉर्मल, अभी अभिषेक पूछ रहे थे सर नॉर्मल से क्या प्यार, वाई? तो भाई नॉर्मल मेरा रेफरेंस है, ठीक है,
और यदि डेटा न्यूमेरिकल है और उसमें कंटिन्यूस एंट्री है, तो भाई नॉर्मल मैं चाहता हूं कि तुम रहो, हम यही तो चाहते हैं, एवरीवन शुड हैव टू बी नॉर्मल। हम नहीं चाहते समवन शुड बी हीटेड अप, समवन शुड बी कोल्ड, भैया नॉर्मल रहो आप, ये चाहते हैं। ठीक है। सो सो द थिंग इज सो द थिंग इज हियर हियर वी आर here we are dealing with the normal distribution. Okay, we are trying, वो कह रहा है कि यदि सैंपल का साइज बढ़ेगा, ओके, इफ द सैंपल साइज इंक्रीज, ओके, तो नॉर्मल की तरफ वो अप्रोच करेगा। ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहती है, दिस इज सीएलटी, सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो है वो यही कह रही है। फाइन, ठीक है, तो उसका क्या एक्सप्लेनेशन बनता है, लेटेस्ट एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन यू आर कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट वेयर यू आर फ्लिपिंग अ कॉइन, आप किसी कॉइन को फ्लिप कर रहे हो, यू रिकॉर्ड वेदर इट लैंड्स हेड और टेल। ठीक है, तो आप कह रहे हो कि वो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, हेड आएगा या टेल आएगा। द आउटकम ऑफ ईच फ्लिप इज अ रैंडम वेरिएबल, है ना, क्योंकि वही होता, हेड आएगा या टेल आएगा, जीरो आएगा या वन आएगा, ये आपका आउटपुट आएगा, ऐसे ही हम कहते हैं। तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो डिस्क्रीट इन नेचर है, सक्सेस है चाहे फेलियर है, ये वाली बात है। ऑल राइट, हम ये कह रहे हैं। ओके, ये वाली बात हुई है। ओके, सो आप यदि ये एक्सपेरिमेंट रिपीट करते चले जाओगे मल्टीपल टाइम, यू आर फ्लिपिंग द कॉइन मल्टीपल टाइम, ओके, यू विल गेट अ सेट ऑफ वैल्यूज। ओके, सर्टेन नंबर टाइम्स आप करोगे, यू विल गेट अ सेट ऑफ वैल्यूज। लेट्स कॉल द नंबर द सैंपल साइज, उसको आप सैंपल साइज बोलो। आफ्टर ईच सेट ऑफ फ्लिप्स यू कैलकुलेट द प्रोपोर्शन ऑफ हिट्स for for that sample. If you repeat this process many times, you will end with the distribution of sample means. अब भाई ये तो इसने एक अपनी तरफ से एग्जांपल दे दिया कि यार तुमको परेशानी हो रही है या तुम्हें मजा आ रहा है, व्हाट यू आर हैविंग अ कॉइन एंड यू आर फ्लिपिंग इट, ये बोल रहा है कि फ्लिप कर रहे हो, हेड आएगा या टेल आएगा। तो तुम सैंपल बना रहे हो, चलो एक बार, दो बार, तीन बार मैंने फ्लिप करा, जैसे दो बार फ्लिप करा तो एक बार हेड आया एक बार टेल आया, ये मेरा एक सेट बन गया, दिस इज वन ऑफ द सेट। फिर मैंने क्या करा, दैट मीन्स कितने बार करा, टू। ठीक है, फिर क्या हुआ, अगेन आई डिड द फ्लिपिंग, थ्री टाइम्स या फोर टाइम्स हमने फ्लिपिंग करा, ये मेरे पास आ गया रिजल्ट, तो ये फोर आ गया, फोर टाइम्स आपने करा, हेड आया टेल आया। तो कह रहा है कि यू आर क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ डेटा, ऐसे बना रहे हो, आपके पास पॉसिबल आउटकम्स हैं, आप ये ऐसा डेटा बना रहे हो। ठीक है, हेड और टेल ये सारी चीज़ें लिख रहे हो। ठीक, और फिर बाद में उसने कहा कि इनका मीन विन निकाल दीजिए, जो भी रिजल्ट आया है मीन विन निकालिए। ओके, एंड उसका डिस्ट्रीब्यूशन शो करो और देखो यदि सैंपल का बड़ा होता है तो यू आर हैविंग अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं तो इसकी जगह कोई दूसरा एग्जांपल लेना ज़्यादा प्रेफर करूंगा। ओके, बिकॉज दिस इज बर्नौली एंड डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसको बता रहा है। ठीक है, मेरा तो सिंपल ये कहना है, यू कैन टेक अ डेटा ऑफ एनी कंटिन्यूस ले लो आप डेटा, कंटिन्यूस वैल्यूज का ले लो आप, तो डेटा न्यूमेरिकल कंटिन्यूस का। फॉर एग्जांपल आइदर यू कैन कंसिडर एज और अदर यू कैन कंसिडर अ सैलरी, दैट्स व्हाट यू कैन टेक, ये ले सकते हैं आप। ओके, एंड आफ्टर टेकिंग दिस डेटा व्हाट यू हैव टू डू, आप इसमें से, जैसे मान को चलो ये पूरा एज का डेटा था, यू आर पिकिंग सम एज फ्रॉम इट, यू आर पिकिंग सम एज फ्रॉम इट, रैंडम, ये रैंडम पिकिंग कर रहे हो आप। ठीक है, एज निकाल लिया आपने, ये सब सैंपल है, तो टेकिंग अ सैंपल एज, सो रैंडम यू आर डूइंग द सैंपल्स, एक बार करा ये आ गया, सेकेंड टाइम पिकिंग करी ये आ गया, थर्ड टाइम पिकिंग करी ये आ गया, फोर्थ टाइम करी ये आ गया, फिर ये करता है। अब इन सब का एक इंडिविजुअल मीन निकालो, इसका मीन निकालो, इसका मीन निकालो, इसका मीन निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो। अब क्या होता है देखिए जरा ध्यान से, वो क्यों बोल रहा है कि व्हेन द सैंपल साइज इंक्रीज इंक्रीज तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल की तरफ जाएगा। तो भाई वो पहले से ही मान के बैठा है, उसका अजम्पशन है ये कि एक्चुअल जो डेटा है, द एक्चुअल डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी वो मान के ही बैठा कि माई एक्चुअल एज जो कि वो पूरा है, दिस कंप्लीट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो मान के बैठा। और अभी आपने ये सैंपल लिया इतना, लेट अस सपोज इतना सैंपल लिया, इसका कुछ डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, इसी सैंपल को यदि आप बाद में बढ़ा दोगे,
तो अगेन डिस्ट्रीब्यूशन जो आएगा वो धीरे धीरे नॉर्मल, अब आप इस सैंपल को और बढ़ा दो, you're increasing the sample size. So if you are continuously increasing the sample size, that means it is nearly considering all the data points which are present in the population. Nearly it is considering, सबको consider कर रहा हो। आप आप धीरे धीरे बढ़ाओगे, यदि यदि आपका ये डेटा था, यदि इतना लिया कोई बात नहीं, लेकिन इफ यू आर इंक्रीजिंग द सैंपल साइज, ऑब्वियसली इट इज कैप्चरिंग मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द ओरिजिनल डेटा, एंड ओरिजिनल डेटा इज अज्यूम्ड टू बी नॉर्मल। उसने बोला भैया ये तो नॉर्मल था, तो तुम्हारा सैंपल साइज भी यदि तुम ले रहे हो तो वो भी नॉर्मल की तरह दिखेगा। वो कह रहा है ऐसा होगा, तो ठीक है, हम मना नहीं कर रहे, वी कांट डिनाई दिस थिंग, हम डिनाई नहीं कर रहे। आपका अजम्पशन था सैंपल साइज बढ़ेगा तो वो भी नॉर्मल में आ जाएगा, ठीक है। और स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने स्मॉल सैंपल साइज ही लिया था, और उसके ऊपर फिर आपने अपनी मैथ्स या उसका फॉर्मूला लगाया था, स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स व्हाट यू डिड। ओके, क्या कहना चाह रहा है वो आगे, ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम है। द सेंट्रल लिमिट थ्योरम स्टेट रिगार्डलेस ऑफ द शेप ऑफ द ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन, okay, as the sample size increase, the distribution of the sample means will approximate to the normal distribution, and this is why the central limit theorem is powerful. That means versatile होगा, okay, wide range of probability distribution, not the Bernoulli। तो बर्नौली मैंने लिए ही कहाँ, बर्नौली तो वो हेड एंड टेल वाला मैटर था, वो कॉइन टॉस वाला, मैंने तो दूसरा डेटा ले लिया, एज वाला ले लिया, तो इट इज नॉट लिमिटेड टू बर्नौली। ओके, रोबस्ट होगा, ठीक है। If the original population distribution is heavily skewed or heavy tail, the sample means will still tend to follow a normal distribution as long as the sample size is sufficiently large। अब भैया ये बोल रहा है कि ओरिजिनल यदि स्क्यूड हो तो सैंपल तो नॉर्मल की तरफ ही जाएगा, ऐसा ये कह रहा है, द सैंपल विल बिहेव टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो हम तो भी कुछ देर पहले ये अज्यूम करके बैठे थे कि पॉपुलेशन ही नॉर्मल है, तो तुम सैंपल को बढ़ाओगे तो वो उसकी ओरिजिनल की तरफ जाएगा। यहाँ आपने कहा कि ओरिजिनल यदि नहीं है, यदि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट नॉर्मल, स्टिल द सैंपल विल गो टू द नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरह दिखेगा, ठीक है। अब ये तो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है, डेटा ले लेके कही गई है, बात करी गई है, ओके, और ये पीछे ही पड़ा है कि मेरा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल या नॉर्मल की तरह जैसा दिखने वाला ही हो, अलग ना हो, स्क्यूड ना हो। मैं तो यही चाहता हूँ, क्योंकि सेंट्रल लिमिट थ्योरम हो गया, चाहे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जो स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, ये जितने भी हैं, दीज आर द बेसिस ऑफ मेनी स्टैटिस्टिकल मेथड लाइक हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन। क्योंकि यदि आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग करवानी हो, कॉन्फिडेंस निकालना हो, तो आपका अजम्पशन ही यही है कि डेटा नॉर्मल हो। तो अभिषेक, आपका जो क्वेश्चन था कि नॉर्मल ही क्यों है, ये सब एल्गोरिदम, सब टेक्निक नॉर्मल अज्यूम करके ही चलती हैं, तभी ये सक्सेसफुल होंगी। मना नहीं करा आपसे, इफ यू टेक अ स्क्यूड डेटा ले लो, बट रिजल्ट सही नहीं आएगा, योर रिजल्ट विल बी रॉन्ग। ओके सर, तो एमएल में हम लोग हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस टेस्टिंग का यूज करते हैं। हाँ, अभी करेंगे ना अपन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और डिटेल में पढ़ेंगे अपन अभी। देखिए, ये तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का रोड मैप है अभी, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो बता रहा हूँ। तो सबको जो है एक सनक सी लग गई है कि यार डेटा जो है वो नॉर्मली होना चाहिए भाई, हमको और कोई पसंद नहीं है, डेटा शुड बी नॉर्मल। स्क्यूड पे वही वो बात नहीं, स्क्यूड पे क्यों कोई काम नहीं करना चाहता, वो सब नॉर्मली क्यों चाहते हैं, स्क्यूड पे कोई काम क्यों नहीं करेगा। ये मेरा जो है लेफ्ट स्क्यूड हो गया, ये मेरा राइट स्क्यूड हो गया, द पीपल डोंट वांट टू वर्क ओवर दिस डिस्ट्रीब्यूशंस बिकॉज बाइसिंग आएगी, बायस्ड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आउटलायर है, ये देखो टेल है, देखिए मीन मीडियन मोड, कभी मीन मीडियन से बड़ा, कभी मीडियन मीन से बड़ा। मैं बता भी चुका हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि यदि डेटा स्क्यूड होगा तो कहाँ पर मीन मीडियन से बड़ा होगा और कहाँ पर मीडियन मीन से बड़ा होगा, ये चीजें होंगी स्क्यूड डेटा के अंदर। ओके, तो भाई इसका ओरिएंटेशन किसी एक दिशा में यदि जाता है तो बाइसिंग इज वन ऑफ द फैक्टर विच में राइज। और ये जो टेल आई है, ये आई है एक्सट्रीम वैल्यूज के कारण या आउटलायर के कारण। तो हम ये कहते हैं कि भैया पहले आउटलायर निपटाओ, फर्स्ट रिमूव द आउटलायर्स फ्रॉम द डेटा एंड देन अप्लाई द एल्गोरिदम ओवर इट, फिर काम करो उसका, एल्गोरिदम फिर फॉलो करो, ठीक है, पहले से मत करो। रिमूव द आउटलायर फ्रॉम द डेटा, ये स्क्यूनेस के कारण ही, यदि डेटा स्क्यूड होगा तो फिर आप उस पर काम नहीं कर पाओगे।
ओके, नॉर्मल चाहिए मैं तो डिस्ट्रीब्यूशन। यदि आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हो, कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल रहे हो, दोनों भी क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, बट वी वांट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट स्क्यूड। और भी बात करेंगे इस पे, ठीक है। तो अभी इतना हुआ कि मीन यदि ले लोगे सैंपल के और उनको प्लॉट करोगे तो वो नॉर्मल की तरह दिखेंगे, ये होता सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ओके, तो यदि लार्ज सैंपल बनाओगे एंड कंसिडर द मीन, सो फाइंड द सैंपल वैल्यूज दैट आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह दिखेगी, बस ये कहना चाह रहा है ये, ठीक है। और वो ले भी रहा है कि चलो ऐसे कुछ सैंपल हो गए और उनका मीन निकाला, ये करा वो करा, तो ये कुछ ऐसा फॉर्मूला वो करके बता रहा है, ठीक है। तो दैट इज नॉट समथिंग विच आई, मतलब मुझे उसका ज्यादा कंसर्न नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज क्या हो रही सेंट्रल लिमिट थ्योरम की? एप्लीकेबिलिटी, इट इज एप्लीकेबल वाइड रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल्स जहां पर सैंपल साइज सफिशिएंटली लार्ज एंड द ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स डज नॉट नीड टू बी नॉर्मल, इट कैन बी एनी डिस्ट्रीब्यूशन वेल डिफाइंड ओवर मीन एंड वेरिएंस। अब ये कह रहा है कि ओरिजिनल नॉर्मल हो चाहे नॉर्मल ना हो, भैया मेरा तो सैंपल के मीन का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल आएगा, इफ ओरिजिनल या पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो या नॉर्मल ना हो, मैं तो जो सैंपल का मीन निकालूंगा दैट विल बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये कह रहा सेंट्रल लिमिट थ्योरम। रैंडम वेरिएबल्स इन अ सीक्वेंस शुड बी इंडिपेंडेंट, यानी कि जो भी सैंपल आ रहे हैं आप क्या रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग तो निकाल रहे हो, दे आर इंडिपेंडेंट, ओके। एंड द आउटकम ऑफ वन वेरिएबल डज नॉट अफेक्ट द आउटकम ऑफ अनदर वेरिएबल, यानी वो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात हो गई। One variable is not impacting over another variable, so they are independent of each other. फिर कन्वर्जेंस टू नॉर्मल, वो तो ये कह रहा है कि भाई तुम तो कुछ भी कर लो, आपको जाना नॉर्मल की तरफ ही है, ओके। ये वो और एक ही बात को पकड़ेगा, द सैंपल साइज इंक्रीज, इफ द सैंपल साइज इंक्रीज यू आर हैविंग अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये कह रहा है वो, ठीक है। ये कहा गया। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या है इसके? अभी ऊपर बता ही दिया था मैंने, स्टैटिस्टिक्स में आपका जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में और कॉन्फिडेंस इंटरवल को निकालने में ये काम आता है। कैसे काम आता है देखते हैं, पढ़ते हैं। ये देखो, पहले सेंट्रल लिमिट थ्योरम की बात करूं, डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करूं। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम में हाइपोथेसिस टेस्टिंग या कॉन्फिडेंस इंटरवल है, सैम्पलिंग थ्योरी, ये सारी चीजें, ओके। एंड ये देखिए, ये रहा डायग्राम, जैसे द डायग्राम, ये एक्स बार क्या है, व्हाट दिस एक्स बार आर, ये सब सैंपल के मीन है। दिस इज द सैंपल मीन, दिस इज द सैंपल मीन, दिस इज द सैंपल मीन, सैंपल मीन। तो आपके पास थी पॉपुलेशन, उसमें से तुमने सैंपल छाटे, उनके मीन निकाले, उनको प्लॉट करा, तो ये भाई कह रहा है कि वो नॉर्मल की तरह दिखेगा और दिख रहा है। ये होती है थ्योरम, ये थ्योरम है, ठीक है। समथिंग विच वी वांट टू प्रूव और से, ओके। सो दिस इज द थ्योरम, ओके, ठीक है, फाइन, ऑल राइट, फाइन। सो सो क्या हुआ कि ये आपका सेंट्रल लिमिट थ्योरम का ये डायग्राम है। अब यहीं से ही कई चीजें और निकल के सामने आएंगी। तो ये भी पूछा गया सर इनके बीच में डिफरेंस बता दो, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अरे भाई ये सभी तो टेंड कर रहे हैं नॉर्मल की तरफ, तो नॉर्मल तो कोर है, स्टूडेंट टी भी नॉर्मल की तरफ जा रहा है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम भी यही कर रही है कि डेटा नॉर्मल की तरफ जा रहा, ठीक। तो ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के, जो डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को बता रहे हैं, ओके। ये पढ़ा हमने, वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हो गए और ये सारी बातें जो है वो कहा उन्होंने। सैंपल का साइज जो है ना वो आप लार्ज ले लो, यहाँ पर सेंट्रल लिमिट थ्योरम के अंदर टेक द सैंपल साइज लार्ज। तो स्टूडेंट टी में अच्छा डिफरेंस क्या आएगा, इन सब में डिफरेंस क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सैंपल का साइज बड़ा, सबसे बड़ा। स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन में सैंपल का साइज स्मॉल, छोटा। और यदि इसको बढ़ाओगे तो ये नॉर्मल की तरफ जाएगा, वहां भी यही कहानी बोली थी मैंने, इफ यू इंक्रीज द सैंपल साइज इट विल टेंड्स टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सेंट्रल लिमिट थ्योरम में भी यही बोल रहा हूं,
वैसे तो यहाँ पर सैंपल का साइज विल बी लार्जर, बड़ा ही होगा, ठीक है। और बड़ा करोगे, फॉर एग्जाम्पल इफ यू गोइंग टू इंक्रीज, तो ये भी नॉर्मल की तरफ ही जाएगा। दैट इज सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ये कह रहा है, टेक कन्वर्स टू द नॉर्मेलिटी, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो आप कोई एक्सपेरिमेंट करो, चाहे चवन्नी उछालो, हेड या टेल आ जाए, चाहे एज ले लो, चाहे सैलरी ले लो, कुछ भी ले लो, एनी ऑफ द रैंडम वेरिएबल, वेदर इट इज डिस्क्रीट, वेदर इट इज नॉर्मल, यू कैन टेक एनीथिंग फ्रॉम योर साइड, आप ले लो। हम तो अज्यूम करेंगे कि तुम, जो सैंपल है जो लिया है, हम तो अज्यूम करेंगे कि भाई यू आर गोइंग टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यही हमारा मानना है। ये थ्योरम उन्होंने इन सब पे दे रखी है। सो यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, you are getting the outputs of the results, we are saying that we are tending towards the normal distribution, ठीक है। तो यहां पर उन्होंने सैंपल निकाला, सैंपल के मीन निकाला और मीनों को प्लॉट कर दिया, ये काम करा उन्होंने, और बोला ये नॉर्मल है भाई, ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, ठीक है। और भी बात करें फिर, चलो, सेंट्रल लिमिट थ्योरम हो गया, ठीक। इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ये था कि x1 x2 x3 इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल हैं, पॉपुलेशन का मीन न्यू है, स्टैंडर्ड डेविएशन का मीन सिग्मा है, का सिग्मा है, ये एक्स बार आपका सैंपल का मीन है, एंड वगैरह वगैरह, ये स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है, ये सब बातें हो गई। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम, और कुछ है नहीं इसमें, इतना ही कहना चाह रहे। ये इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली रैंडम वेरिएबल्स हैं that are defined over some distribution of the data, और जो distribution of the data है that will be small sample। तो x1 जो रैंडम वेरिएबल है वो ये इस सैंपल के लिए है, x2 जो रैंडम वेरिएबल है दैट इज डिफाइंड ओवर दिस सैंपल, x3 जो होगा वो अलग दूसरा सैंपल, xn जो होगा वो इस सैंपल के लिए डिफाइंड होगा। आई एम गोइंग टू टेक द मीन ऑफ दीज सैंपल्स, ये मैं काम करूंगा, ठीक है, और बोलूंगा कि तुम नॉर्मल की तरफ जा रहे हो, सीधी सी बात है। तो ये चीजें हुई, ये कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा सबके बारे में। तो अंतर इनमें क्या है, स्टूडेंट टी स्मॉल सैंपल लेता है, ध्यान देना, स्टूडेंट टी विल टेक अ स्मॉल सैंपल। इसका एडवांटेज क्या है, इट इज मोर रोबस्ट इन डीलिंग विद द स्मॉल सैंपल एंड अननोन पॉपुलेशन, मोर रोबस्ट, इट कैन हैंडल द स्क्यूनेस एंड डिपार्ट फ्रॉम नॉर्मली, और डिपार्ट फ्रॉम नॉर्मेलिटी, ठीक है, स्क्यूनेस को भी हैंडल कर लेगा और वो सारी चीजें कर लेगा। डिसएडवांटेज है एक्सट्रीम वैल्यूज के कारण इसमें इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम नाम का कॉन्सेप्ट है, फीचर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं रहेगी तो फिर दिक्कत है, ओके। तो फिर टेल्स हैवी रहेंगी और वो नॉर्मल की तरफ नहीं जाएगा, ये हम कहते हैं, ओके फाइन। ये सारी बातें हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम, जस्ट आई टॉट, पढ़ा दिया आपको भी सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होता है। तो ये सारी थ्योरम हो रहा है। नाउ द नेक्स्ट कम्स एस्टिमेटर एंड द एस्टिमेट। व्हाट इज एस्टिमेटर एंड द एस्टिमेट, ये दोनों क्या होते हैं। एस्टिमेटर is a term in statistics by which we estimate some factors, जैसे कि मीन निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, वेरिएंस निकालना, ये एस्टिमेटर है। इनकी वैल्यू शो करना ये एस्टिमेट है, ठीक है, इनकी वैल्यू शो करना ये एस्टिमेट है। द वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटर इज नोन एज एस्टिमेट, ओके। द वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटर इज नोन एज एस्टिमेट, ये शो करना ये होता है। सपोज द वेरिएंस ऑफ अ सैंपल इज 5, द वेरिएंस इज द एस्टिमेटर एंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएंस इज एस्टिमेट, ठीक है। तो वेरिएंस आपका एस्टिमेटर, उसकी वैल्यू 5 जो है वो एस्टिमेट है, ये हो गया। इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर, दिस इज अ स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर या स्टैंडर्ड डेविएशन। तो भाई आपके पास है, एरर कब आता है, व्हाट डू मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन या एरर, ये कब आता है, व्हेन यू आर गोइंग टू शो दिस इन द स्टैटिस्टिक्स। यू आर हैविंग अ डेटा, ये रहा डेटा, इसमें एंट्रीज हैं, आप मीन लोगे इन डेटा पॉइंट्स का, पूरे का मीन लोगे, कुछ आ जाएगा, लेट अस सपोज वो आया एक्स नॉट, मीन आया। तो डेविएशन क्या होता है पहले भी बता चुका हूं,
स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द वेरिएंस दोनों बता चुका हूँ. डिफरेंस ऑफ पॉइंट एंड इट्स मीन, दैट इज कॉल्ड द डेविएशन. तो हर एक पॉइंट में से उसके मीन को माइनस करो तो डेविएशन आता है. दैट उसको एरर भी बोल दो, एरर भी कह सकते हैं अपन उसको. तो यहाँ कह रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिकेट्स हाउ फार द वैल्यूज आर फ्रॉम द मीन. ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन. पॉपुलेशन मीन से कितनी दूरी पर है सारी वैल्यू, ये होता है डेविएशन. और स्टैंडर्ड एरर होता है हाउ द सैंपल मीन आर फ्रॉम द पॉपुलेशन. वो स्टैंडर्ड एरर होता है, यानी कि सैंपल का मीन पॉपुलेशन के मीन से कितनी दूर पर है, ये होता है स्टैंडर्ड एरर. तो दो प्रकार के डेविएशन होते हैं. एक होता है हर एक पॉइंट, एवरी पॉइंट हाउ इट इज फार अवे फ्रॉम द मीन. और एक होता है सैंपल मीन, हाउ सैंपल मीन इज अवे फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन. तो देखिए यहां पर ऊपर यू कैन सी इन द डायग्राम, इससे क्लियर होगा. ये था पॉपुलेशन मीन, दिस इज द पॉपुलेशन मीन, उसने मार्क भी करा. और ये मेरे सारे सैंपल के मीन हैं. दिस इज सैंपल मीन, दिस इज सैंपल मीन, दिस इज सैंपल मीन. सो हाउ फार अ सैंपल मीन, यानी कि ये इस पॉइंट से कितनी दूरी पर है, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एरर. ध्यान देना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्टैंडर्ड एरर. स्टैंडर्ड एरर मीन्स हाउ फार अ सैंपल मीन इज फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन. तो ये स्टैंडर्ड एरर होता है. ठीक, बिल्कुल भी भूलिए मत, याद रखिएगा, टेक्निकल टर्म्स हैं ऑफ द स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, और वो मैं डायग्राम की हेल्प लगी मुझे बताने के लिए. तो ये कुछ फॉर्मूला होता है उसका. स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय द एन. एन इज द सैंपल साइज. ओके, दैट इज द साइज, सैंपल साइज. यानी उसमें कितने डेटा पॉइंट्स हैं, 100, 1000, 10,000, how many data points are there, that's a sample size. So standard deviation divided by root of n. Okay, that is the sample size. Okay, ये standard error है. Then the next comes confidence level and confidence interval. ये आपका अगला है. Confidence level and confidence interval ये आपका next है. अब बड़े important, confidence level is the percentage value within which the parameter's truth value will remain. Confidence level is in general 95%. ओके, तो भाई क्या हो गया कॉन्फिडेंस लेवल. तो ये तो आप में भी होता है. यू आर हैविंग अ कॉन्फिडेंस लेवल एज व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है, आई सेड दैट दिस थिंग इज गोइंग टू बी हैपन, आई एम 95% कॉन्फिडेंट, तो दैट्स अ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो आप में है. आपने बोला ये होगा 95% देयर इज अ चांस दैट दिस थिंग इज गोना हैपन, सो दैट इज अ कॉन्फिडेंस लेवल. ओके, तो ये क्यों आया पढ़ाई में, व्हाई? Because again the concept is same. You are having a population, you are picking up a sample from it, and over the sample you are saying कि आई एम 95% कॉन्फिडेंट कि ये चीज होगी, इट विल हैपन. आई एम 95% कॉन्फिडेंट दिस थिंग इज हैपन, ये होगी. ठीक है, और वो जो होगी वो पॉपुलेशन भी फॉलो करेगा, दैट विल बी फॉलोड बाय द पॉपुलेशन. तो हमारे जितने भी रिसर्च होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं, ठीक है, वो हम सैंपल डेटा पर करके करते हैं, रिजल्ट्स निकालते. स्टैटिस्टिक्स में सैंपल का ही खेल है. वी डू वर्क अपॉन द सैंपल और फिर उसके हिसाब से फिर हम पॉपुलेशन के ऊपर कंक्लूड कर देते हैं. तो वो जो स्टेटमेंट आप पॉपुलेशन के ऊपर बोलते हो सैंपल के आधार पे, टेकिंग रेफरेंस एज अ सैंपल, और आपने बोला कि हम तो 95% कॉन्फिडेंट हैं कि ऐसा होगा. ठीक है, तो यही हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इसलिए वो कॉन्फिडेंस लेवल बोल रहा है कि आप कोई काम करने में कितने कॉन्फिडेंट हो, और इट्स अ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि आप ये क्रॉस कर जाओगे.
तो 95% इज वन ऑफ द अजम्पशन कि हम हैं। ठीक, उसके बाद होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल। व्हाट डज द कॉन्फिडेंस इंटरवल मींस? कॉन्फिडेंस इंटरवल इज द रेंज विद इन विच वी विल गेट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द कॉन्फिडेंस लेवल। यानी कि ये वो रेंज है जहां पर आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल मिल जाए। ओके, इट इज द रेंज विद इन विच वी विल गेट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है, वेर यू आर गोइंग टू गेट द ट्रूथ वैल्यू, कि जो आपने अजम्पशन बोला था, ठीक है, करा था, वो इस रेंज में मेरे को सही होता हुआ नजर आ रहा है। वट एवर यू हैव अज्यूम्ड, वट एवर यू हैव सेड, वट एवर यू हैव डिफाइंड, वट एवर बी द कॉन्फिडेंस यू आर सेइंग, दैट आई एम गेटिंग इन दिस पर्टिकुलर रेंज ऑफ वैल्यूज। तो उसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो यदि वो उतनी रेंज में होते हुए नजर आ रहा है, ठीक है, जैसे कि आई एम हैविंग दिस मच अमाउंट ऑफ डेटा, आई एम सेइंग कॉन्फिडेंस ऑफ 95% कि वो टास्क होगा। तो इतने रेंज के अंदर वो आपका टास्क होते हुए मेरे को नजर आ रहा है। सो दिस इज कॉन्फिडेंस इंटरवल। यहां से लेकर यहां तक जो भी आपने कहा वो सही होगा। ओके, हमने कहा कि यू डू दिस टास्क, यू गो बाय दिस वे, इस रास्ते से यू हैव टू गो, एंड यहां पर आपको ये मिलेगा। और यदि वो मिलता है, यू फॉलो द पाथ, दैट मीन्स योर कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड इंटरवल यानी वो जो पाथ था एंड द कॉन्फिडेंस वैल्यू, ठीक, दोनों मैच कर गए। ओके, तो सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय सिग्निफिकेंस लेवल? सिग्निफिकेंस लेवल is the probability that the event could have occurred by chance। यानी कि if the level is quite low, the probability of occurring the chance is quite small, then the event is significant। तो अब आप ये कह रहे हो कि this thing is going to happen and I am 95% confident about it, ये होगा। 5% का सिग्निफिकेंस है, that means still there is a 5% chance that whatever you said will not happen, होता है। वैसे तो हम ये कहते हैं वी आर 100% कॉन्फिडेंट, इजंट इट? हम कहते हैं ना वी आर 100% कॉन्फिडेंट दैट दिस थिंग इज गोना हैपन। ओके, आप, होता है सबका अपना अपना, लेकिन फिर कई बार हम 90% कॉन्फिडेंट है ये हो जाएगा। तो 90% कॉन्फिडेंस इज कॉन्फिडेंस लेवल या कॉन्फिडेंस इंटरवल। वट एवर बी द वैल्यूज विच आई एम गेटिंग, वो 90% के अंदर आ रही है तो कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा। और 90% मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल है, लेवल है। ठीक, यहां हम इन जनरल बोल रहे हैं 95%। देखिए, यही अज्यूम किया जाता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो डायग्राम भी वो कुछ ऐसा बना के देगा, देखना इस तरीके से। वो कहेगा कि दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर डेटा, और यहां तक, इफ आई से यहां तक मैं उसको शेड कर रहा हूं, ये 95% है। यानी योर कॉन्फिडेंस लेवल इज 95% एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल लाइज फ्रॉम दिस टू दिस, यहां तक लाई करता है। ये जो है इतना पोर्शन, इसको मैं सिग्निफिकेंस लेवल कहूंगा। यानी कि दिस इज द रीजन और द एरिया विच इज अज्यूम्ड, मतलब ऐसा है कि जो आपने कहा वो फेल हो जाए। देर आर 5% चांसेस यू मे बी रॉन्ग। ठीक है, तो उसको बड़ी जो है डिफरेंट लैंग्वेज में वो बोल रहा है क्या? इट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट कुड हैव ऑकर्ड बाय chance, that means if the level is quite low, that is the probability of occurring chance is quite small, we say that this is a significant। ये देखो, ये रहा, ऐसा डायग्राम बनेगा जो मैं समझा रहा था, सिग्निफिकेंस लेवल ये रहा। सो 95% यू आर कॉन्फिडेंट दैट दिस थिंग इज गोइंग टू वर्क, तो शेड कर दिया। 5% का कॉन्फिडेंस नहीं था मुझे, तो वो सिग्निफिकेंस में आ गया। तो बाय चांस कि हो सकता है कि जो आपने कहा वो ना हो।
उसकी क्या संभावना है, वो 5% है। कई जगह 99% एंड 1% भी लेकर चलते हैं। ओके, वो कहते हैं 99% कॉन्फिडेंस लेवल एंड 1% सिग्निफिकेंस लेवल, ये भी लेकर चलते हैं। और मैंने आपको ये बोला कि 95 है मेरा कॉन्फिडेंस और 5% है मेरा सिग्निफिकेंस, ऐसा बोला मैंने आपसे। ओके, सो वी कैन कंसिडर कर सकते हैं 95 जो है वो इन जनरल लेकर चलते हैं। ठीक है, ये वाली बात आई। तो इन सबको मिलाकर आएगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो सिग्निफिकेंस लेवल की बात कर, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा, ये रहा, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा, देख रहे हो आप। ठीक, तो ये बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, सिग्निफिकेंस लेवल इज अ रीजन or a probability distribution where whatever you have assumed may not happen। ठीक है, वो नहीं होगा। कॉन्फिडेंस इंटरवल is a region or the distribution where whatever you have shown confidence that कि ये होगा 95% मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है, तो वो यहां पर फॉल करेगा। ठीक है, इस तरीके से इनका मुझे यूज करना है आगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, तो hypothesis testing is a statistical technique by which we can test and validate an assumption। तो भाई सीधी सी बात है, अब आपके अकॉर्डिंग assumption आएंगे, आई एम अज्यूमिंग समथिंग एंड आई नीड टू टेस्ट इट, वही होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो आपने एक हाइपोथेसिस दी, आपने एक assumption दिया, आई एम अज्यूमिंग दैट दिस थिंग इज गोना हैपन एंड आई एम 95% कॉन्फिडेंट दैट दिस विल हैपन। तो आपने एक assumption दिया, तो दे तो दिया, मुझे उसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी ना मान लूंगा मैं, देयर शुड बी सम मैथमेटिक्स ना बिहाइंड इट। जैसे हमने कहा दैट दिस पार्टी, द एक्स पार्टी इज गोइंग टू विन द इलेक्शंस। ओके, एक्स पार्टी इज गोइंग टू विन द, आई एम 95% कॉन्फिडेंट कि वो जीतेंगे, आई एम 95% कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो टेस्टिंग करेंगे, डू द टेस्ट। ठीक है, कि आप जो बोल रहे हो सही है कि नहीं। और कैसे टेस्टिंग करोगे, भाई वही बात है, पूरा पॉपुलेशन तो कंसिडर करोगे नहीं, सबका, सबको तो इंक्लूड करोगे नहीं सर्वे में, एक सैंपल को ही करोगे और सैंपल के बिहाफ में बोलोगे वट एवर यू सेड, you told on the behalf of sample that this party X is going to win, I am 95% confident, 5% का सिग्निफिकेंस होगा कि वो ना जीते। ठीक है, तो यही assumption को मेरे को टेस्ट करना है कि जो तुमने बोला सही। तो स्टैटिस्टिक्स में assumptions होते हैं, डेटा है, डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ भी आ सकता है, प्रोबेबिलिटी भी लगी यहाँ पर, रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है। So anything can happen between that particular interval. If you are having a random variable, it may possess any random value within that particular distribution। तो हम तो यहाँ कह रहे हैं हाइपोथेसिस, आपने जो कहा, आपने एक assumption दिया कि ये होगा, अब वो होगा कि नहीं होगा उसकी चेकिंग करो, टेस्टिंग करो, दैट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, हाँ, दो टाइप की होती है, वन इज नल हाइपोथेसिस, अनदर इज अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, in hypothesis testing I am having null. Null means it is defined by h0, that is null hypothesis। So null hypothesis is default assumption or a claim about the population that is typically formulated as a statement of no effect, no difference, no relationship। It represents the status or the absence of any change। यानी कि आपने आपने एक सैंपल के बिहाफ में पॉपुलेशन के ऊपर क्लेम कर दिया। हमने क्या बोला था अभी, that I am going to take a sample from a population and I will do a survey on the sample. And if the survey result shows that the party X is winning, so I am saying that in this city, in this city, the party X is winning.
दैट मीन्स मैंने पूरी पॉपुलेशन को कंसिडर कर लिया, बोला कि इनका जो ओपिनियन है ना सैंपल का, वही पूरी पॉपुलेशन का ओपिनियन है, वो जीतेंगे, दैट इज द ओपिनियन पोल, बोल दिया हमने। ओके, ये कहलाती है नल हाइपोथेसिस। ठीक, डेफिनेशन में यही था, और भी कई बार आएगा सामने। इट इज अ डिफॉल्ट अजम्पशन और क्लेम, आपने क्लेम कर दिया सैंपल के बिहाफ में, आपने पॉपुलेशन पे क्लेम कर दिया और एक स्टेटमेंट दे दी, बोला कि यही होने वाला, स्टेटमेंट ऑफ नो इफेक्ट, नो डिफरेंस, नो रिलेशनशिप। आपने तो सैंपल लिया था और आपने तो पूरी पॉपुलेशन के बारे में बात कर दी कि ये होगा, तो उसको नल हाइपोथेसिस कहते हैं। यदि नल हाइपोथेसिस फेल हो जाती है तो आती है अल्टरनेट हाइपोथेसिस, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट करती है नल को। इफ नल इज रॉन्ग देन अल्टरनेट विल वर्क। ठीक है, अब क्या, व्हाट डज इट मीन, डायग्राम में देखेंगे और समझेंगे। सिग्निफिकेंस लेवल अभी ऊपर समझाया, अल्फा से डिनोट होता है, एंड डिटरमाइंस द थ्रेशोल्ड फॉर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। यानी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी, ये सिग्निफिकेंस लेवल तय करेगा। ओके, इट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम टॉलरेंस ऑफ मेकिंग अ टाइप 1 एरर। तो कई एरर होते हैं, उसमें एक एरर है टाइप 1 एरर, विच इज द इनकरेक्ट रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। ये घुमा रहा, now it is creating the complexity। क्या कहा उसने, इनकरेक्ट रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। तो यार आपने वो कंफ्यूजन मैट्रिक्स पढ़ी है ना, यू स्टडीड कंफ्यूजन मैट्रिक्स, है ना, क्लासिफिकेशन में आपने कंफ्यूजन मैट्रिक्स पढ़ी है, वो कुछ ऐसी होती है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ओके, एंड इन द कंफ्यूजन मैट्रिक्स आई से स्टेटमेंट क्या दे रहा है वो, रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। जब नल हाइपोथेसिस ट्रू थी तो भी तुमने रिजेक्ट कर दिया उसको, तो नल हाइपोथेसिस है मेरे पास, मेरे पास है नल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो इसका एक्सेप्टेंस है, रिजेक्शन है। तो जब नल हाइपोथेसिस ट्रू थी तो भी आपने उसको रिजेक्ट कर दिया एक्सेप्ट करने की बजाय, तो ये एरर आ गया, दिस इज टाइप 1 एरर। ओके, रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन आल्सो इट इज करेक्ट, तो ये एरर है, गलती हो गई आपसे। ठीक है, ऑलराइट, और भी होंगे, मैं बताऊंगा। इन जनरल सिग्निफिकेंस लेवल 5% या 1% का होता है। जैसे यदि 95% कॉन्फिडेंस है तो 5% का सिग्निफिकेंस होगा, 99% कॉन्फिडेंस है तो 1% का सिग्निफिकेंस होगा। यानी कि आप ये कह रहे हो कि रिजेक्शन के लिए वैल्यू यहां आनी चाहिए, द वैल्यू शुड कम हियर इन द रिजेक्शन, और एक्सेप्टेंस के लिए वैल्यू यहां आनी चाहिए। ठीक है, यदि यहां आ गई वैल्यू, मतलब इस रीजन में शेडेड में, तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई, और यदि यहां आ गई तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई और अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई। ठीक है, ये काम हो गया। ठीक है, तो भाई कैसे क्या करते हैं ये, यू आर गोइंग टू कलेक्ट एंड एनालाइज द डेटा। दे करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशंस के माध्यम से, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से काम करते हैं। वी डू परफॉर्म द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इन्फरेंशियल स्टैट सब लगाते हैं, डेटा समरी क्रिएट करते हैं, डेटा के बारे में पूरी बात करते हैं। फिर उसके बाद अपन टेस्ट लगाते हैं, देन वी अप्लाई द टेस्ट ओवर द डेटा। और जो कॉमन टेस्ट होते हैं जैसे अनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, शी स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, कई प्रकार के टेस्ट होते हैं, वो अपन इस पे लगाते हैं और पी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। वी डू कैलकुलेट द पी वैल्यू, ये हम कैलकुलेट करते हैं।
ठीक है, वी कैलकुलेट द पी वैल्यू। ऑल राइट, और पी वैल्यू क्या होती है? दैट्स अ प्रोबेबिलिटी वैल्यू। सो द पी वैल्यू इज द प्रोबेबिलिटी वैल्यू obtained in a test static as an extreme or the more extreme that is observed value, assuming that the null hypothesis is true। तो ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू होगी, ये कैलकुलेट होगी, और ये मेजर करती है, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द एविडेंस अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस। तो मुझे क्या करना है? आई नीड टू कलेक्ट द एविडेंस, आई नीड टू कलेक्ट द एविडेंस अगेंस्ट नल हाइपोथेसिस। ये मुझे काम करना है। तो ये पी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, दिस विल डिपेंड अपॉन द पी वैल्यू। ठीक है, तो मैं एविडेंस निकालूंगा कि मेरी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। ओके, ये काम मैं करूंगा। ठीक है, so smaller p value indicates the strong evidence against the null hypothesis, and greater p value says कि we are having least evidence against the null hypothesis। तो p की वैल्यू आएगी, प्रोबेबिलिटी वैल्यू आएगी, उसी के हिसाब से अपन देखेंगे कि हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं या रिजेक्ट कर पा रहे हैं। दैट्स व्हाट वी विल चेक। ठीक, तो वो कह रहा है कि इफ द पी वैल्यू इज लेस, द सिग्निफिकेंस लेवल लेस देन द सिग्निफिकेंस लेवल, यदि पी वैल्यू सिग्निफिकेंस लेवल से कम है, सो वी आर हैविंग द एविडेंस एंड नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। यानी यदि पी वैल्यू सिग्निफिकेंस से कम आई, यानी 5% से कम आई, ठीक है, तो हम जो है रिजेक्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस को। और पी वैल्यू ग्रेटर आई तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस को। ठीक है, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, वी आर rejecting the null hypothesis. If the p value is greater than or equal to the significance, then we don't have the evidence to reject the null hypothesis। यानी वो वैल्यू बड़ी आई तो फिर मेरे पास नहीं है, ठीक है, एविडेंस नल हाइपोथेसिस के लिए। ओके, और मैं उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो पी वैल्यू प्रोबेबिलिटी वैल्यू होगी। ठीक है, कैसे क्या निकाला जाएगा मैं आगे बताऊंगा। तो सिग्निफिकेंस लेवल 5% तक है, यदि इससे कम आई तो रिजेक्ट, और इससे ज्यादा आई तो एक्सेप्ट। ये काम होगा बस मेरे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर। वो कैसे होगा, क्योंकि अब कैसे क्या कंक्लूजन्स निकले, मुझे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एनोवा बताना है। तो ठीक है, मैं बताऊंगा आपको आगे इन द नेक्स्ट क्लास। ऑलराइट, सो बिकॉज आई नीड टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, सो दैट आई विल स्टार्ट ऑन अ फ्रेश डे। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं।